हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे चलता है, तो आप लोग 5 बजे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों का यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी कोई क्लास लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारतेंदु। तो यहाँ पे राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगता है, ये एक क्या है? उपाधि है। और ये उपाधि किसने दिया था महात्मा का? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस ध्रुव से निकलती हैं? ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस ध्रुव से निकलती हैं? यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ये हो गया एस ध्रुव और ये हो गया यहाँ पे एन ध्रुव, यानी ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में ये क्या करती हैं? यहाँ पे प्रवेश करती हैं। अगर यही पूछे कि चुंबक के अंदर किस ध्रुव से निकलती है, तो यहाँ पे देखिए चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और किस में प्रवेश करती है? दक्षिणी ध्रुव में ये प्रवेश करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, साइन यहाँ पे 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए साइन 54 डिग्री का मान नहीं पता होगा आपको और 36 डिग्री का यहाँ पे मान पता नहीं होगा, क्योंकि बुक में ये तो दिया ही नहीं है 54 डिग्री का मान, यहाँ पे 36 डिग्री का मान। तो इससे कैसे बनाएंगे? तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न है उसको आप यहाँ पे उतार दीजिए। यहाँ पे कॉस यहाँ पे हो गया यहाँ पे 36 डिग्री। आपको क्या करना है? इसको नहीं तो इसको आपको क्या करना है? किसी एक को आपको बदल देना है। तो हम शुरू वाले को बदलते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 36 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 90 में से 36 फिर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। 54 डिग्री को हम कैसे लिख देंगे? इसको ऐसे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब एक ऐसा यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और कॉस यहाँ पे 36 डिग्री है तो कॉस यहाँ पे 36 डिग्री छोड़ दीजिए। किसी एक को चेंज करना है। अगर आप इसे चेंज करते हैं तो इसे छोड़ना पड़ेगा, अगर इसे चेंज करते हैं तो पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो हम पहले वाले को चेंज किए हैं तो दूसरा वाले को ज्यों का त्यों आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉस। और थीटा का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है? 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 डिग्री और उधर क्या है? यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और कॉस 36 है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 36 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे से कॉस 36 में से कॉस 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जो मछली का हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मानव होते हैं, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये देखिए हिंदी से कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे विलोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उल्टा, यानी घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है क्रोध, बी ऑप्शन है दुश्मन, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रेम, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोमल। तो घृणा शब्द का यहाँ पे विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो घृणा शब्द का यहाँ पे विलोम क्या होगा, प्रेम होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, आरबीआई होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। तो इसे भी आप लोगों को क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनेमो होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों धाराएं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है आपको बताना है। तो डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है यानी डीसी करंट प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जनित्र होता है वो जनित्र से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा प्राप्त होती है, यानी एसी करंट प्राप्त होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो डायनेमो होता है उससे हम लोग दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं, और जो यहाँ पे जनित्र होता है, जनित्र से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। तो ये भी आपको क्या रखना है, साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये मैथ का प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13, 25 है तो इसका सार व अंतर ज्ञात करें। बोल रहा है कि छठा पद कितना दिया है, यहाँ पे 13, और यहाँ पे देखिए 12वां पद कितना दिया है, यहाँ पे 25 दिया है। तो इसका सार व अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए छठा पद कितना दिया है, यहाँ पे शॉर्ट में बना रहे हैं। छठा पद यहाँ पे 13 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13। छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 5d। आपको याद रखना है जो d होता है एक घटा के लिखा जाता है। यहाँ पे 6 है तो आप एक घटा के लिखेंगे, यहाँ पे 5d। और यहाँ पे देखिए जो छठा पद है वो कितना दिया है, यहाँ पे 13। उसके बाद यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12वां पद कितना दिया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। और 12वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे a + यहाँ पे क्या होगा 11d, एक घटा के लिखेंगे तो a + 11d बराबर यहाँ पे कितना दिया है 25। तो बोल रहा है इसका सार व अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसको जैसे ही आप लोग दोनों को घटाइएगा, यानी विलोपन विधि से जैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे a बराबर है लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 जैसे ही घटाइएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1, यहाँ पे क्या हो गया 13, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 यहाँ पे लिख देते हैं 11d बराबर यहाँ पे कितना हो गया 25, ये समीकरण 2 हो गया। जैसे ही आप इसे घटाइएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, a से a कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5d में से 11d जब हम लोग घटाएंगे कि 5d में से 11d गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए। घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे +5 में से 11 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6d बचेगा। और यहाँ पे देखिए जब 13 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे -12 बचेगा। तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 6 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 12/6 कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। यानी सार व अंतर कितना निकल गया 2। जो ऑप्शन नंबर इसमें किसी का भी नहीं है तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है, बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। जो बीरेश्वर नामक मंत्री थे वो कहाँ रहते थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है भोजपुर में, बी ऑप्शन है राजगृह में, सी ऑप्शन है मगध में, डी ऑप्शन है मिथिला में। तो बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे आपको बताना है। तो ये मिथिला में रहते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो अपना वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है 21%, बी ऑप्शन है 0.03%,
सी ऑप्शन है यहाँ पे 78%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 गैस, वो कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। जो नाइट्रोजन गैस होता है वो कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। जो नाइट्रोजन गैस होता है वो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है, तो यही नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो 78%। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कोई भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन सा गैस कितने प्रतिशत में पाया जाता है वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो नाइट्रोजन होता है वो 78% पाया जाता है। इन्हीं तीनों से प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, हित चाहने वाला। यहाँ पे बताना है कि जो हित चाहने वाला है उसे क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे समदर्शी, बी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वज्ञ, सी ऑप्शन है हितैषी, डी ऑप्शन है यहाँ पे कृधन। तो यहाँ पे देखिए हित चाहने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो हितैषी बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भूकंप जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि भूकंप जिस स्थान पे उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है यहाँ पे अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाह्य केंद्र। तो यहाँ पे देखिए जो भूकंप होता है, अगर मान लीजिए जमीन हो गया और जमीन से यहाँ पे इतना नीचे यहाँ पे भूकंप का केंद्र बन गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यही से भूकंप उत्पन्न हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। जो भूकंप का केंद्र होता है, यानी जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ से तरंगे निकलेंगी और पृथ्वी पर सबसे पहले जिस स्थान पे यहाँ पे तरंगे निकलेंगी, जिस स्थान से, उसे कौन सा केंद्र बोला जाता है, तो उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ए ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पाया जाता है, जो ओजोन परत होता है, तो ओजोन परत ये कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। और ओजोन मंडल कौन सा कार्य करता है, तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पाराबैंगनी किरण है उसको ये छानने का कार्य करता है। और जो ओजोन परत होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका संबंध किससे आपको बताना है। ए ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, सी ऑप्शन है यहाँ पे समचतुर्भुज से, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोला से। तो जो पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय है उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध समकोण त्रिभुज से है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण यहाँ पे 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है ये होता है यहाँ पे कर्ण, और जो ये भुजा होता है मान लीजिए ए, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो ये AB भुजा क्या हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। और जो ये BC होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यहाँ पे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण का स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर होगा, तो लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे उसके ये क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो ये किससे है, समकोण त्रिभुज से है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पे मुर्गी खाना, बी ऑप्शन है मुर्गी को दाल देना, सी ऑप्शन है अपने आदमी को कम आंकना, डी ऑप्शन है अपने घर में मुर्गी पालना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपने आदमी को कम आंकना, यानी अपने आदमी को कम यहाँ पे तवज्जो देना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम
का पीएच मान होता है। यहाँ पे बताना है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान यहाँ पे 10.5 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए 7 किसका पीएच मान होता है, तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। और 7.4 किसका पीएच मान होता है, तो जो रक्त होता है, खून होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि एक यहाँ पे 30331 का बहुलक क्या होगा। यहाँ पे अब क्या करना है, आपको इसका बहुलक निकाल देना है। तो बहुलक हम आपको बता चुके हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही क्या होता है, यहाँ पे बहुलक होता है। तो इसमें अब बस आपको यही पता लगाना है कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो जो 1 है ये 2 बार आया है, लेकिन 3 यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और 0 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 3 है वो कितना बार आया है, 3 बार। 1 कितने बार आया है, 2 बार। और 0 कितना बार आया है, यहाँ पे 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किसमें घोषणा किया गया है। जो अपना भारत है ये एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किसमें घोषणा किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रस्तावना, जो संविधान का पहला पन्ना है उसमें प्रस्तावना लिखा गया है, वही प्रस्तावना। बी ऑप्शन यहाँ पे पाठ, सी ऑप्शन है कानूनी पुस्तक, डी ऑप्शन यहाँ पे नागरिक शास्त्र। तो यहाँ पे देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किसमें घोषणा किया गया है, तो जो संविधान का प्रस्तावना है उसी में यह घोषणा किया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए जो भारत का संविधान है वो किसने लिखा है, तो भारत का संविधान किसने लिखा है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। जो भारत का यहाँ पे संविधान है वो किसने लिखा था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और संविधान लिखने में कितना समय लग गया था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था संविधान लिखने में। तो ये सब संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जो प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म यहाँ पे 5 सतहों से घिरा होता है। और जो प्रिज्म होता है ये प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो जो प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था। जो यूनान का राजदूत था इसमें से कौन था। ए ऑप्शन यहाँ पे फाहियान, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है यहाँ पे इत्संग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मेगास्थनीज था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये क्या था, आया था, भारत आया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, निश्चित घटना का प्रायिकता होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है आपको बताना है। तो किसी भी निश्चित घटना यानी जो घटना होने वाली है, सच में होने वाली है, वो घटना का प्रायिकता यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अनिश्चित घटना होता है, जो कभी घटित होने वाला नहीं होता है, उसका प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि निश्चित घटना का प्रायिकता यहाँ पे 1 होगा और अनिश्चित घटना का प्रायिकता यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि एटीएम से पैसा निकाला एवं जमा किया जा सकता है। ए ऑप्शन है 24 घंटे, बी ऑप्शन है 6 घंटे, सी ऑप्शन है 12 घंटे, डी ऑप्शन है यहाँ पे 9 घंटे। तो जो एटीएम होता है उससे पैसे कितने समय के लिए निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। तो 24 घंटे आप क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और यहाँ पे जमा कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एटीएम है वो कितने देर तक सेवा देता है, तो पूरे 24 घंटे सेवा देता है। और एटीएम
का यहाँ पे पूछ लेता है कि एटीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए कि एटीएम का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, साथ में याद रखना है कि एटीएम का फुल यहाँ पे होता है पूर्ण नाम, यानी पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन है आपको बताना है। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, खोखा है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है यहाँ पे व्यवसाय प्रधानों ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे उद्योग प्रधानों ने, डी ऑप्शन है सभी ने अपनाया। तो फूट डालो और राज करो यानी इसका मतलब क्या था, तो जो हिंदू मुस्लिम थे उनको लड़ाइए, सभी धर्मों के लोगों को लड़ाइए और उस पर क्या कीजिए, अपना राज कीजिए। यही नीति किसने अपनाया था, तो ये नीति किसने अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि एडोनिस ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे देखिए एडोनिस ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे एडोनिसिन, यहाँ पे एडोनिस ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म ये है, ये क्या है, ए ऑप्शन है ऊर्जा का वाहक, बी ऑप्शन है यहाँ पे ऊर्जा का संग्राहक, सी ऑप्शन है यहाँ पे ऊर्जा का सिक्का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो ये एटीपी है, ये एटीपी क्या है, तो ये ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का यहाँ पे संग्राहक भी होता है और ऊर्जा का सिक्का भी कहलाता है। यानी यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि 4, 8, 12 का प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि एक एपी दिया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 4, 8 और यहाँ पे 12, ये एक एपी दिया है। इसका बोल रहा है कि प्रथम पद यानी ए निकालिए और सार्वअंतर जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो इसका ए और डी क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो एपी का प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया है, 4, यानी ए का मान तो ऐसे ही निकल गया 4। डी कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो 8 में से 4 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो डी का मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4, 4। ए का मान भी 4 आ गया यहाँ पे और डी का मान भी कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। यानी प्रथम पद और अंतिम पद, यहाँ पे प्रथम पद और सार्वअंतर कितना आ गया, 4, 4 आ गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है कश्मीर, डी ऑप्शन है यहाँ पे झारखंड। तो भारत का नारियल प्रदेश यानी सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पे होता है भारत में, तो सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पे होता है, केरल में होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे अधिक यहाँ पे मसाला किस राज्य में होता है, तो मसाला भी सबसे अधिक केरल में होता है। और सबसे अधिक काजू भी कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक काजू कहाँ पे होता है, केरल में होता है। और भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में होता है, तो भारत में सबसे अधिक सोना यहाँ पे कर्नाटक में होता है। तो ये भी याद रखना है। और भारत में सबसे अधिक सेब कहाँ पे होता है, तो जो कश्मीर होता है, यहाँ पे भारत में सबसे अधिक कश्मीर में क्या होता है, सेब होता है। और यहाँ पे देखिए भारत में किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, तो जो ये झारखंड राज्य है, यहाँ पे कोयला सबसे अधिक होता है। तो ये सभी बातें भी आपको क्या रखना है, साथ में याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन यहाँ पे लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो लूह से हुई थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यहाँ पे पाया जाता है। जो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यहाँ पे होता है XY, ये पूर्ण जोड़ा हो गया। तो ये किस में पाया जाता है, ए ऑप्शन है पुरुषों में,
बी ऑप्शन है स्त्रियों में, सी ऑप्शन है यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों में, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि जो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई यानी पूर्ण जोड़ा होता है, इसमें एक्स भी होता है और वाई भी होता है। लेकिन स्त्रियों में केवल एक्स एक्स पाया जाता है, इसमें पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है। और तो यहाँ पे लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप 30 प्रश्न देख चुके हैं और 30 प्रश्न का आपको जितना भी आप सही किए हैं 30 प्रश्न में से, वो आप क्या कीजिएगा, कमेंट करके हमें अभी बताइएगा कि आप कितना 30 प्रश्न में से सही किए हैं। उसका जवाब हम जरूर रिप्लाई देते हैं कमेंट में, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप 30 प्रश्न में से कितना आपने सही किया। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, पिकासो क्या थे। जो पिकासो थे वो क्या थे, ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपन्यासकार। तो जो पिकासो थे वो क्या थे आपको बताना है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लगे वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ए बी सी ऐसे आप लोग को लिख के नहीं भेजना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है। आपको यहाँ पे पूरा लिख के भेजना है, आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। तो यहाँ पे अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त 10वीं में पढ़ते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे दबाना काफी जरूरी है। ऑल पे नहीं दबाइएगा तो कोई भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो इसी बेल के आइकन को ऑल पे दबाना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।